नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को लेकर। यूनिट 3 पे हमारा डिस्कशन रहेगा। और यूनिट 3 की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। मॉडल्स भी हैं, एडियम्स वाला पोर्शन भी इसी में है, और एक ये लिटरेरी टर्म वाला पार्ट जिसमें आपके सोनेट दे रखा है, एलेजी है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, ये आपके डाल रखे हैं। और इसमें भी इस बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रश्न जो है वो सोनेट का आना चाहिए, क्योंकि 2018 में ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पूछा था, एलेजी वाला पूछा जा चुका है। और इस बार संभावना है कि पेट्रार्गन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, इनकी राइम स्कीम, ऑक्टेव सेस्टेट, यहाँ से प्रश्न जो है, कर्टेल सोनेट, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सारे डिस्कशन करेंगे, हालांकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, ये भी एक बात है। तो यदि आप कहेंगे तो मैं मॉडल्स आपको दोबारा करवा दूंगा, हालांकि मैंने करवा रखे हैं। और इस यूनिट में जो ईडियम्स वाला पोर्शन है, तो यदि आप कहेंगे तो मैं 200 के लगभग ईडियम्स करवा दूंगा। बाकी ईडियम्स वाला पोर्शन आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, और भी टॉपिक है, उनमें आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो आपकी प्राथमिकता रहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। और 30-40 ईडियम्स मैंने करवा रखे हैं। और मज़े की बात यह है कि 30-40 में लास्ट ईयर में 2 प्रश्न तो वहीं से भी आ गए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट करवाए थे मैंने। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटी। और ये जो टॉपिक है ना, सोनेट, एलेजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ये सारे मैंने करवा रखे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे ढंग से। तो आज तो इनको ब्रीफली देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे, लास्ट टाइम आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखो सोनेट। सबसे पहले देखिए, ये नॉन नरेटिव पोइम है। अब ये नॉन नरेटिव पोइम क्या होती है, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और यदि और भी उत्सुकता है तो पुरानी वीडियोज से आप जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद होनी चाहिए। किस में लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, 2 प्रकार के सोनेट हम पढ़ते हैं। पहला है पेट्रार्गन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। ये इनके कुछ मिलते जुलते नाम हैं, जो थोड़े से आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। और दूसरी आपकी शेक्सपियरियन सोनेट। ये 2 इसके मुख्य पार्ट हैं, और दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पेट्रार्गन सोनेट, इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव जो होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं आपकी? 8 लाइन्स। और जो सेस्टेट होता है उसमें आपकी 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव वाला जो पार्ट होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं। इसमें कोई भी जो कविता है, किसी से वो प्रश्न कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। और लास्ट की जो 6 लाइनें, इसमें वो वही जो पोइट होता है, कवि होता है, वो उसमें उसका आंसर बता रहा होता है। तो ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है। देखो, ऑक्टेव यदि आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं, तो इस ऑक्टेव को देखो आपको ऐसे करना है, इसको ऐसा का ऐसा नीचे बढ़ा देना है। 8 हो गया ना, तो ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होंगी आपकी? 8 लाइन्स। और सेस्टेट में कितनी लाइन हो जाएंगी? 6 लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा साहब। इसकी राइम स्कीम है ABBA, ABBA। और लास्ट की 6 लाइन्स हैं जिनको हम सेस्टेट कहते हैं, वो क्या है? CDC, CDC। ये इसकी राइम स्कीम है, किसकी? इटालियन सोनेट की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी मैं ट्रिक हमेशा बताता हूँ आपको, ऐसे याद करो, अब्बा अब्बा CDC, CDC, अब्बा अब्बा CDC, CDC। 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। अब्बा अब्बा CDC, CDC। इसमें एक चीज़ आती है वोल्टा। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा होता है, इस 9वीं लाइन है उसको हम वोल्टा के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो 8 लाइन है ऊपर वाली, इसको तो हमने नाम दे दिया ऑक्टेव। अब ये 9वीं लाइन, मैंने अभी आपको कहा कि 9वीं लाइन में वो कवि जो होता है वो ऊपर वाली लाइन का आंसर बता रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इस 9वीं लाइन में चेंज आया है, और इस चेंज को नाम दिया है वोल्टा। कि सेस्टेट की पहली लाइन किस नाम से जानी जाती है? आपकी वोल्टा के नाम से जानी जाती है। तो ये थोड़ी सी कई बार पूछ लेते हैं वोल्टा के बारे में, बाकी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश से सोनेट के नाम से जानते हैं। अब देखो, सोनेट किससे मिलकर बना है, ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, पुरानी वीडियोज़ में डाल रखी हैं। मुझे लगता नहीं कि वहाँ से प्रश्न आ जाए, फिर भी वो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कॉमन बातें जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक क्या होता है? कपलेट होता है। कपलेट, कपल से आप याद कर सकते हो, दोहा, है ना। जैसे लास्ट वाली ये जो 2 लाइनें हैं उसको हम कपलेट के नाम से जानते हैं, सेम होती हैं, दोहा हम कह सकते हैं। जी जी। अब जो यहाँ क्वाट्रेन है, इसके एक क्वाट्रेन 4 लाइन्स में बटा होता है।
एक क्वार्टरन के कितने भाग होते हैं? 4 लाइन्स। तो 3 क्वार्टरन्स के कितने हो गए? 12 हो गए। और लास्ट के ये 2 कितने हो गए? 14 हो गए। तो 14 लाइन्स की आपकी क्या हो गई? सोनेट हो गई। और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ, और लास्ट वाला क्या है? कपलेट जी जी। दोबारा याद कर लो, ए बी सी डी, ई एफ जी जी। याद हो गया? 2-3 बार आप खुद बोलोगे, प्रयास करोगे, लिखोगे, बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद देखो, ये तो अपनी बात हो गई पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन की। एक और सोनेट आती है जिसका नाम मिलता है स्पेंसरियन सोनेट। ये स्पेंसरियन सोनेट बिल्कुल शेक्सपियरियन सोनेट ही है, एक प्रकार से इसी का मॉडिफाई रूप है। इसमें भी 3 क्वार्टरन एक कपलेट होता है। और इसकी राइम स्कीम जो है वो आप थोड़ी सी याद कर सकते हैं। ए बी, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद है इसकी बी सी, सी डी और ई, ये इसकी राइम स्कीम है। थोड़ा सा आप लिंक कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई। देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे तो इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, इनकी तो विशेष तौर पे आपको याद होनी चाहिए। क्वार्टरन, कपलेट, सेस्टेट, ऑक्टेव ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एक सोनेट और भी आती है, और ये एक प्रकार से सोनेट का अपवाद है, करटेल सोनेट। नाम से ही देखो, करटेल छोटा करना है ना, करटेल। तो करटेल सोनेट का मतलब क्या है? ये होती है आपकी 10.5 लाइन की। अमूमन हम क्या देखते हैं? 14 लाइन्स की कविता देखते हैं, लेकिन ये अपवाद है 10.5 लाइन की। और इसको हम क्या कहते हैं? 3/4 ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, इसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, करटेल सोनेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एलेजी। एलेजी क्या है? देखो, सोनेट की यदि आपको थीम पूछे तो इसकी थीम होती है लव। और एलेजी की थीम क्या होती है भाई? कमेंट करके आप बताना भाई। मैं आपको इतना बता देता हूँ, एलेजी एक दुख भरी कविता होती है, सैड पोइम होती है, सीरियसनेस की बात करता है एलेजी। जब भी एलेजी दिमाग में पड़े, इसका मतलब समझना वो सैड पोइम है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, प्रेम भाव नहीं होता है, इसमें भी प्रेम भाव होता है। इसमें क्या होता है? आपका जो कोई निजी व्यक्ति है, कोई निजी पर्सन है ना, करीबी आदमी है, वो यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसका जो साथी है वो उसके याद में ये कविता लिखता है। तो एलेजी। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? ये लेमेंटेशन। इसका मतलब होता है विलाप करना। इनका सब का मतलब ये है कि रोना, एक प्रकार से विलाप करना है। तो इसमें क्या होता है? देखो, ये मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सॉन्ग आपसे पूछे तो एलेजी समझना है। फनरल सॉन्ग यदि आपसे पूछे तो एलेजी समझना है। लेमेंटेशन, विलाप करना, ये भी एलेजी है। सैड पोइम यदि आपसे पूछे तो एलेजी है। सेंस ऑफ लॉस, तो आपका आंसर बनेगा एलेजी। ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको लास्ट टाइम तक याद होने चाहिए। अब देखिए कुछ फेमस एलेजी हैं, हालांकि रीट के अंदर यहाँ तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जो अन्य एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, वहाँ ये पूछा जा चुका है कि ये एलेजी किससे संबंधित है, किसने लिखी। तो इनको मोटा मोटी थोड़ा याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है पास्टरल एलेजी। पास्टरल एलेजी ये एक प्रकार से शेपर्ड की डेथ में लिखी जाती है। शेपर्ड का मतलब होता है जो अपना भेड़ बकरी चराने वाला जो होता है, उसको गडरिया बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ये गडरिया की मौत हो जाती है, मर जाता है। तो दूसरा जो गडरिया है वो उसकी याद में विलाप करता है, जिसका नाम है पास्टरल एलेजी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक है लेसिडस, ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसी प्रकार से एडोनाइज, ये पीबी शेले की फेमस एलेजी है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कंट्री चर्च यार्ड, ये है थॉमस ग्रे की है, थोड़ा याद रखिएगा। और लास्ट है आपकी इन मेमोरिन, ये भी है ए.एल. टेनिसन की, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी याद रहे तो रख लेना। ऊपर वाली 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे पास्टरल एलेजी, शेपर्ड वाली याद रखिएगा। लसीडस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एडोनाइज, पीबी शेले, जॉन किट्स की एवज में ये लिखी गई है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है ड्रामा। देखो, ड्रामा से पहले हम इसको शॉर्ट स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये छोटी सी है और नाम से ही देखो शॉर्ट स्टोरी, छोटी कविता है ना। तो ब्रीफ इन नेचर, इसकी प्रकृति क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। इसको हम सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हैं, केवल एक घटना होती है, सिंगल इवेंट होता है इसमें, है ना। और इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ जो है वो याद रखिएगा, 1000 वर्ड से लेके आपके 20,000 वर्डों तक ये लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, यहाँ से प्रश्न बन जाना चाहिए अगर शॉर्ट स्टोरी से प्रश्न बनता है तो। बाकी ये कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे ब्रीफ इन नेचर है, रीड कर सकते हैं सिंगल सिटिंग में, हैं,
लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। अब छोटी कविता है तो इतने सारे कैरेक्टर की ज़रूरत क्या है, सिंगल इवेंट होता है, इसमें कोई एक सिंगल इवेंट होता है जिसको हम सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हैं। शॉर्ट एंड ए नोवेल, नोवेल से छोटी होती है, लार्जर देन ए फेबल, फेबल से बड़ी होती है, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले एलन पोई ने। तो मुख्य बात ये है कि इसका जो वर्डिंग है 10,000 से लेके 20,000 वो थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी शॉर्ट स्टोरी नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी प्रकृति जो होती है वो छोटी होती है, सिंगल इवेंट होता है, और इसमें हम कम समय में हम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा। देखो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सोनेट है, एलेजी है, शॉर्ट स्टोरी है, इनको हमने लिख दिया और बाद में हम इनको पढ़ के एंजॉय ले सकते हैं, लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं है। ड्रामा का मेन उद्देश्य यही होता है, मतलब ये होता है टू डू, करके दिखाओ आप, हैं। इसका मतलब होता है परफॉर्म के लिए किया जाता है, सामने ऑडियंस बैठी हो, आप उस चीज़ को एक्शन और डायलॉग की मदद से उसको करके दिखाओ, सोसाइटी में एक मैसेज दो, है ना, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको आप बताओ, है ना। तो ये चीज़ है ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है करके दिखाना। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं ड्रामा के बारे में, जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लेकर प्रश्न बनता है, जैसे प्लॉट। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, हम मारवाड़ी में बोलते भी हैं कि अपने तो इतना बड़ा प्लॉट है, बोलते कि नहीं बोलते, तो उसका मतलब क्या है, वो इतना एरिया की बात कर रहा है। तो वही ये है, प्लॉट का मतलब है कि ड्रामा की जो बेसिक स्टोरी लाइन है, एक प्रकार से कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये डायलॉग होने चाहिए, एक प्रकार से जो अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं प्लॉट। कहीं कोई समस्या नहीं। एक्शन तो वही डायलॉग हैं, उनको हम करके दिखाना पड़ता है, एक्शन होते हैं। यहाँ डायलॉग्स, अब डायलॉग्स क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, आप सब लोग जानते हैं, हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को कैसे दिखाएंगे, डायलॉग्स के द्वारा दिखाएंगे। एक्टर जो ड्रामा को करने वाले होंगे वो एक्टर कहलाएंगे, और उन एक्टर में जो सबसे मुख्य होगा जिसको हम हीरो कहते हैं एक प्रकार से, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, प्रोटोगोनिस्ट। और सेम इसका उल्टा, उसको हम एंटोगोनिस्ट नाम देते हैं। ऑडियंस, सुनने वाले को ऑडियंस कहेंगे, बेसिक बातें ये। कैरेक्टर्स, जो काम करने वाले हैं उनको कैरेक्टर्स कहेंगे। प्ले राइट्स, ये रेट में पूछा हुआ प्रश्न है। प्ले राइट्स क्या होता है, जो ड्रामा को लिखता है, ड्रामा को लिखने वाले को क्या बोला जाता है, प्ले राइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है प्ले, एक्ट और सीन। ये क्या चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा ड्रामा का हर एक एग्जाम्पल प्ले के नाम से जाना जाता है, और ये प्ले आगे डिवाइड होता है एक्ट में, और ये एक्ट जो है वो आगे चलकर डिवाइड होता है आपका सीन के अंदर, दृश्य हम जिसको देखते हैं। तो याद रखिएगा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एक्ट जो है वो किस में बंटा होता है, ऑप्शन आ जाए नॉवेल्स में, चैप्टर में, सीन में, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा, प्ले, एक्ट और सीन तीनों को मैंने एक साथ लिखा है और इसी क्रम में याद रखिएगा। क्लाइमेक्स क्या है, तो क्लाइमेक्स को मैं नाम दूंगा हाईएस्ट इंटरेस्ट, जहाँ ऑडियंस का और ज़्यादा मन करने लग जाए कि यार इस गाने में अब क्या होगा। पहले क्या हुआ करता था, 5 एक्ट के प्ले हुआ करते थे, वर्तमान में तो 1 एक्ट के भी प्ले हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे ये पहला एक्ट है और इसमें कहानी क्या करती है, इंट्रोड्यूस होता है, एक प्रकार से इंट्रोड्यूस करवा दिया सबका। उसके बाद ये कहानी जो है, प्ले जो है वो राइजिंग करता, और तीसरा जो पॉइंट आता है उसको हम नाम देते थे क्लाइमेक्स, और ये उच्चतम बिंदु था, मैक्सिमम बिंदु, हाईएस्ट इंटरेस्ट। यहाँ पे वो कहते हैं ना कि चरम बिंदु, है ना, कहानी का इंटरेस्ट पॉइंट, वो था आपका क्लाइमेक्स। और इसके बाद ये फेलिंग एक्शन की तरफ जाती थी, गिरने लग जाती थी, और लास्ट में इसका जो अंतिम बिंदु था वो था इसका एंड। तो 5 एक्ट के प्ले हुआ करते थे, इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर धीरे धीरे वो राइजिंग होती, एक बिंदु ऐसा आता जहाँ पे कहानी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता, क्लाइमेक्स नाम दिया, फिर वो नीचे गिरती एक प्रकार से फेलिंग, और लास्ट में इसका एंड हो जाता। एक है ट्रेजेडी और एक है कॉमेडी। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि यदि ड्रामा का एंड हैप्पी हो तो उसे हम कॉमेडी कहेंगे, और यदि अनहैप्पी हो, दुखांत हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं मिलेंगे, एग्ज़ाम में आपको मिलेगा डेनुमा और कैटास्ट्रोफी। यदि ड्रामा का एंड हैप्पी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डेनुमा कहेंगे, अनहैप्पी हो उसे हम क्या कहेंगे, कैटास्ट्रोफी। ये दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं, और देखो इनको याद ऐसे कर लो भाई, आसान तरीका है। ट्रेजेडी टी और कॉमेडी में क्या है, सी है। अब सी है तो कैटास्ट्रोफी वाला सी इसके अंदर नहीं आएगा, सी नहीं रहेगा, सी वाला इस टी के लिए आएगा, यानी ट्रेजेडी के लिए क्या आ जाएगा आपका, कैटास्ट्रोफी आ जाएगा, और सी है तो उसके लिए डेनुमा वाला डी आएगा। थोड़ा सा आप लिंक करेंगे, याद हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट देखिएगा ट्रेजिक फेलो। ये क्या है, ये एक प्रकार से पर्सनल दोष है, और इसके लिए ग्रीक वर्ड भी आता है हमार्सिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
एक प्रकार से प्रोटोगोनिस्ट का जो एक पर्सनल एरर जिसकी वजह से वो गलती कर देता है, और उस गलती करने के बाद उसकी पूरी जो लाइफ है, उसका पूरा जो भाग्य है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी एक प्रकार से पहले गुड चल रहा था, बाद में वो बैड की तरफ चला जाता है, और फिर उसके बाद वो स्ट्रगल करता है पूरी लाइफ इन्वायरमेंटल से, अन्य जो कैरेक्टर हैं उनके साथ। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रेजिक फेलो क्या है, उसके लिए वर्ड हमारे से ये भी आपको याद रखना है। पर्सनल एरर होता है, इसकी वजह से जो लाइफ है वो किस तरह से मुड़ जाती है, गुड टू बैड होती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रीट 2018 में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और जीबी शो ने कहा भी है कि नो ड्रामा नो कॉन्फ्लिक्ट। यदि ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो वो ड्रामा किस काम का। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फ्लिक्ट होता भी है। यहाँ देखो ट्रेजिक फेलो, पर्सनल एरर हो रहा है, गलती हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है दो कैरेक्टर के बीच, अन्य कैरेक्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो वो करता ही है। तो उसके लिए वर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि मूवी को हम ड्रामा नहीं कहेंगे, पर वो एक समझने के लिए बेहतर है। नेक्स्ट है मोनोलॉग्वी और एक है सलिलक्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि दोनों में समानता है। पहले हम समानता देख लेते हैं। समानता ये है कि इसमें जो हम स्पीच देते हैं वो हम अकेले होते हैं, एक कैरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ मोनोलॉग्वी में क्या, सामने ऑडियंस है, उनको भी पता रहता है। लेकिन सलिलक्वी में जो वो स्पीच देता है वो खुद से देता है। इसमें जो जैसे स्टेज पे अन्य कैरेक्टर हैं उनको मालूम नहीं रहता है, यानी खुद से बातचीत करना क्या है, सलिलक्वी है। बस इतना याद रखिएगा, खुद से वो बातचीत कर रहा है कि यार मुझे ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, आगे ये होना चाहिए, है ना। खुद से बातचीत नहीं करते क्या हम, वो सलिलक्वी है। और मोनोलॉग में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो होता तो अकेला ही है, भाषण तो वो अकेला ही देता है, लेकिन सामने वाली ऑडियंस है उसको पता रहता है। एक लंबा भाषण वो देता है, उसको मोनोलॉग भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट हैं, जैसे पेरीपिटाया है, ड्रामेटिक अर्नी है, असाइड है, इसके अलावा आपका पोइटिक जस्टिस है, छोटे छोटे और भी हैं। तो इनको आप पुराने वीडियोज़ के माध्यम से देख लेना। इसमें ये पेरीपिटाया वाला थोड़ा याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये टर्निंग पॉइंट कहेंगे, ये टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे, देखो ट्रेजिक फेलो की हमने बात की थी, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसी गलती जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मोड़ आया था ना, उस मोड़ को ही कहा जाता है पेरीपिटाया, यानी गुड टू बैड। एक प्रकार से एक चेंज, एक मोड़, एक टर्निंग पॉइंट, उसको हम नाम देंगे ये पेरीपिटाया, याद रखिएगा। तो आज मैंने यूनिट 3 पे चर्चा की है, सोनेट, एलेजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी। कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं, और इनको एक बार फिर से देख लेना। जो नोट्स बना रखे हैं आपने वो पढ़ लेना। इसके अलावा लास्ट ईयर मैंने एक पीडीएफ आपको भेजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, लास्ट टाइम उसके भी पढ़ के चले जाना। और एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको मास्टरी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ एग्ज़ाम निकालना है। यहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, उतना ही देना है जितना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर में मैंने आपको अच्छे से नोट्स के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीडीएफ। तो ये पीडीएफ है, इसमें आपको यूनिट 3 यानी सोनेट, एलेजी, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, सारी चीज़ें टू द पॉइंट अच्छे से आपको मिल जाएंगी। और लास्ट टाइम एक बार इसका भी रिवीजन करके चले गए ना, बहुत बेहतर करके आएंगे। यहाँ तक कि इसमें पुराने आए हुए प्रश्न में मिल जाएंगे। और केवल यूनिट 3 ही नहीं है, यूनिट 4, यूनिट 5, आपकी हिम्मत होनी चाहिए बस पढ़ने की। मैं बिल्कुल फ्री आपको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पुराने जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको भी देखें, नए स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।